पाठ का नाम क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में इस पाठ में सबसे पहले हमें जानना है प्राकृत संख्या को। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जहां हम पहली क्लास में 1 2 3 से शुरू करते हैं वही प्राकृत संख्या कहलाता है। गिनती 1 से शुरू होता था, अभी भी करते हैं। पहले क्लास का लड़का गिनती कहाँ से 1 से शुरू करता है, तो 1 से शुरू होता है हमारा प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, इसी प्राकृत संख्या में अब शून्य को हम मिला देंगे तो क्या बनता है? ठीक है, अच्छा। पूर्णांक संख्या, अब इसी पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को मिला दें तो क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या मिलता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर जो संख्या मिलता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसके बाद परिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, जहां p और q दोनों ही क्या हो? तो पूर्णांक हो। पूर्णांक अभी बता के गए, तो p और q दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मतलब है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में है। 4 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक। अगर हम चाहे तो यहाँ इसको माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि -2 भी तो पूर्णांक ही है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये 5/3 परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तभी मान 4 आएगा, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के विषय में कहता है कि ठीक इसका विपरीत, यानी वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मान लो कि जबरदस्ती 1 हम लगाइयो दिए तो p/q के रूप का हो गया, लेकिन क्या √2 पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है कि क्या दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। समझे? तो यहाँ पर √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या, √2 के बटा 1 लिखे, यह भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि नीचे वाला 1 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। समझे? माने वैसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जिन्हें लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हालांकि इस पाठ में अधिकतर हमारा फोकस कहाँ पर में है? इसी संख्या पर में है, और इसके पहले जो हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या बताए उस पर है। ठीक है, अब कुछ गुण धर्मों को इसमें जानना है, आइए उस पर चलते हैं। संवृत्त नियम में सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे, और पूर्ण संख्या में संवृत्त या फिर इसी को संवर्ग कहते हैं नियम की हम जांच करेंगे। कौन कौन से संकलन में? तो पहला है आपका योग में, माने जोड़ में। दूसरा व्यवकलन यानी घटाव में। और तीसरा है आपका गुणा में, इसका भाग में। ठीक है, अब जैसे हम आपको बतावें कि पूर्ण संख्या अभी हम जान करके गए कि पूर्ण संख्या में क्या होता है, तो 0 डॉट डॉट अनंत तक जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है किसमें? तो पूर्ण संख्या में। अब हम बात करेंगे योग में। तो योग में अगर हम चलें तो आप कोई सा भी एक पूर्ण संख्या उठाओ, क्योंकि पूर्ण संख्या के गुण धर्मों की बात कर रहे हैं तो इसी पर ध्यान देना है। आप कोई सा भी पूर्ण संख्या उठाओ, कहो कि हम 0 और +1 जोड़ दें तो कितना आएगा? तो क्या 1 पूर्ण संख्या नहीं है? हाँ। उसके बाद 1 + 2 हम जोड़ दें तो कितना आएगा? क्या 3 पूर्ण संख्या नहीं है? अतः इससे साबित होता है कि पूर्ण संख्याओं का योग जो है वो संवृत्त या फिर संवर्ग नियम इसी को कहते हैं के अंतर्गत सत्य है। यानी हम कहेंगे कि अतः पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या योग के संवृत्त है। समझे? पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत
समृत है। इस समृत होने का ही मतलब यही है कि जिस संख्या में हम चल रहे हैं और जिस संक्रिया की बात कर रहे हैं, योग है, योग कर रहे हैं, योग में जोड़ में चल रहे हैं, तो पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ने पर यदि पूर्ण संख्या ही आता है तब हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृत है। जैसे यहाँ उदाहरण से हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्या में कौन कौन सा आता है, तो 0 से लेकर अनंत तक। अब 0 से लेकर अनंत तक में कोई भी हम एक दूसरे को जोड़ेंगे और वह पूर्ण संख्या आवेगा, तो अब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत, चूंकि जोड़े हैं इसलिए योग के अंतर्गत समृत है। अगर नहीं आता, अगर एक पूर्ण संख्या नहीं होता, तब हम क्या कहते हैं कि समृत नहीं है। जैसे हमारा बी में क्या है, व्यवकलन यानी घटाव है ना है। अब आप देखो पूर्ण संख्या में यही शामिल है, तो जैसे हम 0 ले लें और घटाव 1 ले लें तब क्या आएगा, -1 आएगा। अगर हम 2 ले लें और घटाव 1 ले लें तब क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आएगा। अब आप बताइए ये 2 घटाव 1 आया, ये तो ठीक है, यह भी आप हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, और यह भी पूर्ण संख्या है, जो आया वो भी पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या 0 में से 1 घटाया तो -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ऐसा सब में होना चाहिए। कहने का मतलब कि समृत होने के लिए किसी का कटना नहीं चाहिए। जैसे 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया, यहाँ सब पूर्ण है, सब पूर्ण है, जो आया हुआ है वह भी पूर्ण है। ऐसा सब में होता तब हम कह सकते थे कि हाँ पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृत है। कब? जब सब में पूर्णांक ही पूर्ण संख्या ही आता, तब पूर्ण संख्या में चल रहे हैं और व्यवकलन यानी घटाव करने पर हमेशा चाहे किसी को किसी में से घटा दे और हमेशा एक पूर्ण संख्या ही आता, तब हम कह सकते थे कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृत है। लेकिन अब तो यहाँ वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आया -1 और -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि समृत नहीं है। समृत नहीं है, ये हम शॉर्ट में लिख दिए समृत नहीं है, लेकिन सिस्टम से कैसे लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे कि पूर्ण संख्या, अब हम व्यवकलन में आए हैं इसलिए, तो पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृत नहीं है, समझे इस तरह से। अच्छा, सी में अगर चले तो सी में क्या कहता है, गुना, तो फिर गुणन, ठीक है। तो गुणन में फिर से देखिए, आप उठाइए, तो मान लो कि 0 गुना 1 बराबर 0, या फिर 1 गुना 2 बराबर 2। तो अब आप बताइए, इसमें से हम किसी को भी ले करके गुना कर रहे हैं तो क्या हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है? हाँ, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ पूर्ण संख्या, 1 पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ पूर्ण संख्या, और तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समृत है। तो इसको सिस्टम से कैसे लिखेंगे कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत, चूंकि गुणन में आ गए हैं, गुणन के अंतर्गत समृत है। हाँ, बहुत अच्छा है। चलिए अब बी में हम चलते हैं, भाग में फिर से वही आप ले लो। जैसे 0 का हम भाग करें 1 में, हाँ 0 को भाग करें 1 से तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा, 1 को अगर हम भाग करते हैं किससे, हाँ 2 से, सुनिए 1 को हम भाग करते हैं 2 से, तब कितना आएगा, 2 नहीं रे पगला, ई हो जाएगा 1/2, ऐसा ही ना, इसका मतलब तो यही होता है। और इस 1/2 को हम काटेंगे तो 0.5, समझे। तो अब आप बताइए कि क्या यहाँ पर 0 में हमने भाग दिया, 0 पूर्ण संख्या, 1 पूर्ण संख्या, समझो ध्यान से, और जो आया वह भी पूर्ण संख्या। लेकिन 1 में हमने भाग दिया 2 से, 1 पूर्ण संख्या 2 पूर्ण संख्या, लेकिन 1 में जब हम भाग करेंगे, आप यहाँ देख लो, 1 में जब हम भाग करेंगे 2 से तो भाग जाएगा, क्योंकि तो छोटा है, तो दशमलव देके 0 और 2 पचे 10, तो 0.5 आया। तो 0.5 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 से अनंत, दशमलव कहाँ होता है? पूर्ण संख्या में दशमलव थोड़ी होता है, लेकिन ई तो आया दशमलव में, यानी हम कहेंगे कि ये समृत, हाँ समृत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इसको पहले उतारिए सिस्टम से, ABCD करके हमको जहाँ जगह मिला वहाँ हमने लिख दिया, आप ऊपर नीचे ठीक से सिस्टम से इसको उतारिए। और समझ गए हैं सभी लोग? हाँ ठीक।
ये कह रही है कि सर जी समृत नियम तो समझा देनी, तो समृत नियम समझा देनी जानता नहीं के में पूर्ण संख्या में। इसी समृत नियम को हमें पूर्ण संख्या में पढ़ना है, पूर्ण संख्या में पढ़ना है, पूर्णांक संख्या में पढ़ना है, प्राकृत संख्या में पढ़ना है, परिमेय संख्या में पढ़ना है। इन चारों संख्याओं में इस समृत नियम को पढ़ना है। तो हमने कल पूर्ण संख्या में पढ़ लिया है, अब हम पूर्णांक संख्या में पढ़ेंगे, समझ गए। इन चारों संख्याओं में हम चार चार संक्रिया पढ़ते हैं। संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, समझे। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपका लंबा चलेगा। अब सुनिए, अब हम समृत नियम को ही पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या में पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है जी, तो इन्फिनिटिव माने अनंत, अनंत माइनस में आएगा -3, -2, -1, शून्य, फिर 1, 2, 3, ऐसे ही अनंत जाता है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि अनंत माइनस मतलब हजारों लाखों अरबों खरबों महासंख्यों माइनस में उधर होगा, और इधर प्लस में भी वही काम होगा। हजारों लाखों अरबों खरबों वो सब क्या है, पूर्णांक है। यानी -3 एक पूर्णांक है, -2 पूर्णांक, -1 पूर्णांक, 0 पूर्णांक, 1 पूर्णांक, 2 पूर्णांक, 10 पूर्णांक, 25, 60 पूर्णांक, महासंख्य पूर्णांक प्लस में, महासंख्य पूर्णांक माइनस में। अरे बात समझ रहे हैं। अच्छा, आप सुनिए, इस पूर्णांक को हमें पढ़ना है किसमें, तो सबसे पहले योग में। योग में हम जांचेंगे कि क्या पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृत है कि नहीं है। और समृत होने और नहीं होने का मतलब हम कल भी बताए थे। यानी जब बात योग की हो तो यानी दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे और तीसरा जो आएगा वह भी पूर्णांक होगा, तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृत है। जैसे आप देखो, -3 अब +3 बराबर क्या आया, 0। आप जो भी बोलो, -2 और प्लस -1। अब माइनस और माइनस जब रहे इसको आपस में मिला देते हैं। ये -2 और प्लस -1 कहने का मतलब है कि पहले आपका कहीं पर में 2 रुपया पहले से कर्जा था और फिर उसमें कर्जा 1 रुपया जुड़ गया, तब कितना रुपया कर्जा हो जाएगा, -3। समझे। 0 + 5 बराबर 5। ऐसे हम किसी भी दो पूर्णांकों को लेकर के उसका योग कर रहे हैं तो हमें तीसरा भी क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक ही मिल रहा है। 0 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक में होगा। आगे चलेंगे तो होगा ना जी। अतः हम कह सकते हैं कि अतः पूर्णांक संख्या, हाँ, पूर्णांक संख्या योग के हाँ अंतर्गत समृत है। समृत है, यही है समृत का मतलब। समृत का मतलब कि अगर योग की संक्रिया में चल रहे हैं, पूर्णांक संख्या में चल रहे हैं, तो चाहे किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को लेकर के हम जोड़ें तो तीसरा भी पूर्णांक ही मिले, तब हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृत है। और यही काम हम चारों संक्रिया में करेंगे। संक्रिया मतलब योग के बाद व्यवकलन यानी घटाव, उसके बाद गुणन, उसके बाद भाग। अब यहाँ देखो बी नंबर में हम क्या करेंगे, हाँ अभी समझी है, वाह। पूर्णांक में ये अभी है और इसके पहले पूर्ण संख्या में था। व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। तो जैसे देखो 5 और -3 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 हुआ, अच्छा। 3 और -5 कितना होगा, -2 होगा। और कोई उदाहरण है जो आप बता सको, बताइए और क्या हो सकता है।
3 माइनस में कौन है और माइनस फिर 3। आपके कहने का ये मतलब है ना सर जी, एक माइनस 3 वाला माइनस यहाँ नहीं रहेगा। अच्छा, तब 0 हो जाएगा। 0। तो अब आप बताओ, ये दो जो हम ले रहे हैं ये तो पूर्णांक है ही, और तीसरा जो आ रहा है क्या वह भी पूर्णांक है पूर्णांक? हाँ, पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः अब एक जगह हम यहाँ फुल एंड फाइनल लिख दिए हैं, इसी के आधार पर आप समझते जाना। और अब यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि अतः समृद्ध है। समृद्ध है, और समृद्ध होने का मतलब आप इसको ठीक से अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि अतः पूर्णांक संख्या योग के जगह कहाँ आ गए? व्यवकलन। व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। अगर यही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि समृद्ध नहीं है। समझे? हाँ। अब चलिए सी में, यानी गुणन में। गुणन में इसका भी उदाहरण लेंगे। -3 क्या है? पूर्णांक है। 2 क्या है? -6 आवेगा। और आप कुछ बोलो, उदाहरण बोलो, कोई बोलो एक आदमी। 0 है और -3 है, क्या होगा? 0 हो जाएगा। और कोई कुछ बतावे? -2 है, हाँ -2 है तो यहाँ +4 हो जाएगा। सब है कि नहीं है? सब पूर्णांक है, और जो आ रहा है वह भी क्या है? पूर्णांक है। तो हम क्या कहेंगे? यतः समृद्ध है। समृद्ध है अर्थात पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। समझे? बुझाता? हाँ। अब चलिए डी मतलब भाग में। डी मतलब भाग। अब जैसे देखो, 4 का भाग हम करेंगे बउआ, 4 में भाग करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। लेकिन इसी को अगर उलट दें, 2 का हम भाग करेंगे 4 से तो क्या होगा? हाँ, इसको हम 2 के बटा 4 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1/2, और इसको काटेंगे तो 0.5। यही होगा। तो ये तो आपका पूर्णांक नहीं है। जहाँ दशमलव में चला गया, दशमलव गया, वो तो पूर्णांक नहीं है, यानी यह समृद्ध नहीं है। अतः का सोचता है बौनी? बहुत गहरा सोच में डूबल बड़े नहीं है। अच्छा ठीक, उतारिए इसको। अब पूर्णांक संख्या के बाद हम इसी में माने समृद्ध नियम में ही प्रकृत संख्या की चर्चा करते हैं। प्रकृत संख्या, और प्रकृत संख्या में सबसे पहले क्या चलेंगे जी? तो योग। अच्छा, आप जान लो कि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 2 3 ... अनंत। ठीक है। अब आप देखो कि अगर 1 जोड़ 4 बराबर 5, क्या जी? चाहे 4 जोड़ 1 बराबर 5। नहीं समझे? कहने का मतलब है कि कोई भी 2 प्राकृत संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमें तीसरा जो मिलेगा वह भी एक प्राकृत संख्या ही होगा। इसलिए यह क्या है? समृद्ध है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद व्यवकलन। अब आप देखो, 4 घटाव 3 बराबर 1, और 3 घटाव 4 बराबर -1। क्या दोनों प्राकृत संख्या है? नहीं ना है? हाँ, बात समझ में आवता है मैंने। ठीक, बहुत अच्छा। ई तो प्राकृत संख्या हो गया, लेकिन ई चला गया पूर्णांक। हम चल किस में रहे हैं? प्राकृत संख्या में। अगर यह भी प्राकृत संख्या आता तब हम कह सकते थे यह भी समृद्ध है। ठीक है। मतलब कोई समृद्ध होने का मतलब है कि चाहे हम कौनो संख्या ले लें, इसमें केवल इसी में प्राकृत संख्या में कोई भी कुछ भी ले लें और उसको जोड़े तो तीसरा जो है वो प्राकृतिक आना चाहिए। और कभी भी एक बार दूसरा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ना, समृद्ध नहीं है। लेकिन हम इसमें कोई भी लेंगे, चाहे जितना उदाहरण ले लें, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही तीसरा मिलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि समृद्ध है। लेकिन इसमें तो तुरंत उल्टे, तो अब तुरंत पता चल गया कि ये आपका पूर्णांक में हो जाएगा। हम चल रहे हैं प्राकृतिक संख्या में, इसलिए ये समृद्ध नहीं है। नहीं है। चलिए गुणन और भाग में भी देख लेते हैं। गुणन हम 1 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, 4 ही हो जाएगा। 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 18 होगा।
हाँ, कहने का मतलब है कि पूरा विस्तार से आप लिखना चाहे तो ऐसा ही लिखेंगे कि अतः प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। हाँ, एक बार लिखा दिया, उसी सिस्टम से आप समझ जाना। यहाँ भी समृद्ध है। हो अच्छा, फिर भाग में अब देख लेते हैं। भाग में क्या है, 4 में हमने 2 से किया तो 2 आ गया, लेकिन अगर इसी को उलट देते हैं, 2 में हम अगर 4 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बटा 4 हो जाएगा, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। तो क्या 0.5 हमारा एक प्राकृत संख्या है? नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये समृद्ध नहीं है। ठीक है, लिखिए इसको। अब परिमेय संख्या को इसमें देखते हैं। परिमेय संख्या में आप सुनिए। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, माने अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। हमने बताया था परिमेय संख्या के विषय में, p बटा q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, और जहाँ p और q दोनों क्या होना चाहिए, समान, दोनों पूर्णांक समान। दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 3 बटा 2 है, 3 बटा 2 है तो 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। अच्छा, इसके बटा भी हम 1 कर सकते हैं, इसके बटा 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इसलिए यह 1 भी परिमेय संख्या है और -1 भी परिमेय संख्या है। और यही नहीं, बिना मतलब के अगर एक्टिविटी हुई तो फिर तू पूछिए, यही नहीं, 0 भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि 0 के बटा में हम 1 करके लिख सकते हैं, तब भी इसका मान 0 ही होता है। समझे? यानी 0 में किसी भी संख्या से हम भाग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम अपने बातों को समझते हैं। जैसे कहा है कि परिमेय संख्या में सबसे पहले हम योग की संक्रिया को देखेंगे, जोड़ की संक्रिया को देखेंगे। अब सुनिए, इसका हम लॉसा लेंगे, 8 सते 56, 8 से 7 बार में कटा, इसलिए 7 का गुना 3 से तो 21 प्लस 7 बटे 8 बार में कटा तो 8 का गुना -5 से तो 8 बचे -40। चूंकि -5 से हम कर रहे हैं तो -40 हो जाएगा। अब आप देखो, इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो ये 10 में से 1 गया तो 9, और आपका 3 में से 2 गया तो 1, -19 बटा 56, -19 बटा 56। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद तीसरा जो आया है, देखिए सुनिए, 3 बटा 8 परिमेय संख्या, -5 बटा 7 परिमेय संख्या, इसको जोड़ने के बाद आया -19 बटा 56, क्या यह भी एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है। समझे? तो ये एक उदाहरण हो गया। अब अगर आप चाहो तो 0 भी तो परिमेय संख्या है, और 2 जोड़ दिए तो क्या आया, 2 आया, और 2 भी तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे 1 करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। ठीक है, अब आइए घटाओ में देखते हैं। घटाओ में भी आपकी किताब में जो उदाहरण दिया है उसी को लेते हैं। -5 बटा 7 घटाओ 2 बटा 3, -5 बटा 7 घटाओ 2 बटा 3। हाँ, यही है। अब देखिए, इसका हम लॉसा लेंगे बोगा तो 7 3 का 21, 7 से 3 बार में कटेगा, और 3 से हम 5 में गुना करेंगे, -5 में 3 बचे -15, क्योंकि माइनस में है, और यहाँ पर घटाओ 3 से 7 बार में कटेगा, और 7 से 2 में गुना तो 14। ठीक है, अब देखिए ये आपका -15 और -14 कितना हो जाएगा, -29 होगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में मिला देते हैं, तो -29 बटा 21। अब आप बताओ, यह भी परिमेय संख्या, माने -5 बटा 7 परिमेय संख्या, 2 बटा 3 परिमेय संख्या, इन दोनों का आपस में हमने घटाव किया, तीसरा जो आया वह भी एक परिमेय संख्या है, वह भी एक परिमेय संख्या है। और इसके अलावा थोड़ा सा आसान और उदाहरण ले, 0 परिमेय संख्या, इसमें से हम घटाएंगे 4 तो बराबर आएगा -4 आएगा। दोनों परिमेय संख्या है कि नहीं है? यह भी 0 परिमेय संख्या, -4 परिमेय संख्या, और फिर -4 परिमेय संख्या ना हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह भी समृद्ध है। समझ गए? अब आइए गुणन और भाग में चलते हैं।
ध्यान रखो, हमने शून्य के विषय में भी बताया है कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 0 के बटा 1 करके हम लिख सकते हैं। ठीक, अभी आप देखो, अब गुणन में, अच्छा गुणन में भी आपके किताब का उदाहरण ले लेते हैं। -2/3 गुने 4/5। पहले समझो, -2/3 गुने 4/5। अब गुणन में क्या होता है, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना, 4 दूनी के -8 और 5 तिहाई के 15 हो गया। अब देखो, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा 0 गुना 4 बराबर 0 होगा। तो अब आप बताइए, ये परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि समृद्ध है। ठीक है, ये आपका उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 1 और उदाहरण 2, उदाहरण 1 और उदाहरण 2। ठीक है, -5/3 भागा 2/5। अब समझो, इसको पहले समझिए। उदाहरण 1 है, बटा के भाग को बनाने के लिए सबसे पहले इसको गुना में बदलते हैं। तो बउआ समझो, पहले बटा के भाग को हल करने के लिए इसको गुना में बदलते हैं। तो गुना में बदलने के लिए पहला जो का त्यों रहेगा, यानी 5/3 और गुना, और दूसरा बदल जाता है। क्या बदलता है, तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, यानी 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। बचा है 25 माइनस में, और 3 दूनी के 6। परिमेय संख्या आया जो, वही परिमेय संख्या। लेकिन दूसरा उदाहरण अगर हम लें, 0 में हम भाग करेंगे कितना से हो, 4 से, तब तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझे। लेकिन तीसरा उदाहरण में अगर हम इसी 4 में भाग करें कितना से, 0 से, सुनिए 4 में भाग करें 0 से, तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अब बउआ यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम 0 को परिमेय संख्या से हटा दें, तो यह भी हमारा भाग भी समृद्ध होगा। सुनो ध्यान से, अगर इस 0 को हम परिमेय संख्या से हटा दें, तो भाग भी हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत समृद्ध होगा। लेकिन अगर इस 0 को रखते हैं, क्योंकि 0 भी हमने बताया कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जब है तो दोनों में उल्टा पुल्टा चाहे जैसे भी हम करें, तीसरा भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यहाँ यह परिभाषित हो गया, क्योंकि रूल नियम हमारा कहता है कि किसी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। 0 में किसी संख्या से भाग दे सकते हैं तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित है, उसका कोई डिफिनेशन नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर 0 को शामिल करते हैं तो हम कहेंगे कि समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। और अगर परिमेय संख्या से 0 को हटा देते हैं तब हम कहेंगे कि समृद्ध है। समझे। यहाँ पर मैं आप डाउटफुल मत होना, क्लियर रखना कि अगर परिमेय संख्या में 0 को रखते हैं तो समृद्ध नहीं है, अगर नहीं रखते हैं तो समृद्ध है। ठीक है, लिख लो। और हालांकि 0 भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि 0 को हम रखें और कहें कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है।